अच्छा हमने जो लास्ट लेक्चर किया, जहाँ तक हमने ख़त्म किया वो हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की पढ़ी। उसमें पॉइंट सारे मैंने क्लियर करी। उम्मीद है कि सब उस पॉइंट पर सब मुतमिन है और सबको उसके बारे में नाहो हो गई है। अब नेक्स्ट जो आज के लेक्चर में जो हमने जहाँ से स्टार्ट करना वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम क्यों है। अच्छा, इसकी रीज़न में मैं कुछ कहना चाहूँगा, ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसके बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात बताऊं, क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके डिफरेंट सेटअप्स हैं और वो डिफरेंट सेटअप उसके डिफरेंट सिटीज में है। दोबारा सुनिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके उसके डिफरेंट सेटअप्स डिफरेंट सिटीज में प्लेस हैं, तो वहां पर DCS का रोल कितना किरदार अदा करेगा। मैं समझता हूँ कि 100% करेगा। उसकी रीजन ये है कि हाँ, उसको मैनुअल तरीके से भी चलाया जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम का अगर कॉन्सेप्ट मौजूद है तो बेस्ट ये है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम कहता ही आपको ये है कि जहाँ पर आपके पास एक असाइन टास्क दिया जाता है, वो सेम प्लेस हो या डिफरेंट प्लेस हो, और वो कॉपरेट करते हैं सब एक ही टास्क को कंप्लीट करने में। लॉजिकली सारे इंटरकनेक्ट होते हैं। तो तब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हो और डिफरेंट प्लेस पर हो, डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट उसके सेटअप्स हों, और जैसे कि ये मैं एग्जांपल आगे बताऊंगा कि इनके डिफरेंट सेटअप्स कैसे हैं, क्या हैं, आपको अभी भी जैसे ये लफ्ज बोले हैं तो आपके जहन में स्केच बन गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो वो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी यूज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम टू मेक मोर एफिशिएंट। अदरवाइज आपके पास, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम को नहीं चूज करता, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन तो है ही है। वो क्या है? सेंट्रलाइज्ड। एक मिड हब रख दी जाए, बाकी कंपोनेंट्स उसके साथ अटैच कर दी जाए, उसको सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। और सेंट्रलाइज को एक और नाम भी दिया जाता है जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड। एक मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड और एक बोला नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप उसको DCS नहीं कहना चाह रहे, नहीं रखना चाह रहे, तो उसको सेकंड वे में नॉन डिस्ट्रीब्यूट यानी कि उसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन सेंट्रलाइज करने से उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो एफिशिएंट वे यही है कि आप तब आपने फैसला, मैंने जब स्टार्ट में आपको कहा था कि आपने चूज करना है, सबसे पहले आपने डिसीजन लेना है कि आप किस पॉइंट से आगे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से सॉल्यूशंस हैं, हर एक के बहुत से सॉल्यूशंस हैं। तो सॉल्यूशन के मुताबिक आपने क्या करना है, उसको आगे साथ लेकर जाना है कि आपने कौन सा बेस्ट वे यूज करना है जिससे आप अपने टास्क को फुलफिल कर पाएंगे। अच्छा, मैंने आपको जो ये बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट सेटअप्स हैं और डिफरेंट सिटीज में काम करें, तो वो तो DCS को ही मस्ट, हमारा माइंड तो यही कहता है कि वो DCS को ही असाइन करे और इसी पर काम करे, और 100% भी इसी पर है। हम दूसरा सेंट्रलाइज करेंगे तो हमें बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि उनकी नेचर ऐसी है कि वो एग्जिस्ट ही डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम पर करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो इंटरनेट बेस्ड डेवलप एप्लीकेशंस हैं, जो इंटरनेट बेस्ड डेवलप एप्लीकेशन है, वो डिफरेंट प्लेसेस पर होती हैं। नेचर ऑफ द सम एप्लीकेशन का मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन की नेचर जो है, वो नेचर ही डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम पर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जो इंटरनेट बेस्ड डेवलप एप्लीकेशंस हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से जो एप्लीकेशन आप डेवलप करते हो इंटरनेट के जरिए, वो होती ही डिफरेंट प्लेसेस पर है। तो जब डिफरेंट प्लेसेस पर हो और आपस में आपने कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो क्या DCS बेस्ट नहीं सेंट्रलाइज से? डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम बेस्ट है इस केस में, जहां पर अगर नेचर ही आपकी जो डेवलप एप्लीकेशन की इंटरनेट बेस पर कर रही हो। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर जो है टेक्नोलॉजिकल पुश।
टेक्निकल के हिसाब से आज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम का इसका पॉइंट रखने का बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए पॉइंट रखा गया। उसकी रीज़न ये थी कि आज अगर देखा जाए इंटरनेट हर एक के पास है, हर एक इंटरनेट यूज कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन सेशन के तौर पर हो, चाहे वो ऑनलाइन बुक रीडिंग के तौर पर हो, चाहे वो आजकल अगर देखें अगर ये इंटरनेट ना होता तो आपको मैन्युअली बुक्स परचेज करनी पड़ती। आज आप क्या करते हैं, आपको सिर्फ बुक्स का नाम पता लग जाते हैं, आप उसके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और उसको ऑन लैपटॉप, ऑन मोबाइल फोन एंड टैबलेट पर आप रीड आउट करते हैं और स्टडी करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बुक्स भी साथ साथ, नोट्स भी साथ साथ, और आजकल प्रेजेंटेशन के तौर पर स्लाइड्स भी, वर्ड के पूरा डॉक्यूमेंट, ऑफिस जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपका कंप्यूटर की बेस। देखें इंटरनेट का क्या रोल है, आज सब काम में, छोटे से छोटे बिजनेस के काम में भी इंटरनेट इन्वॉल्व है। हमारा सोशल नेटवर्क सारा इंटरनेट है, तो इंटरनेट के जरिए आज ये कुछ नहीं कहते, 99% में अगर कहूँ कि इंटरनेट को यूज किया जा रहा है, हर कोई यूज कर रहा है। तो सेकंड पर प्लस इसके साथ पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स आज हर घर में है, और उस बेस पर अपने जो काम है वो कर रहा है, हर कोई कर रहा है। पीसीज जो है इन अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल है, हर एक के लिए अफोर्डेबल है। जैसे कि मैंने अभी बोला इंटरनेट अफोर्डेबल है, इसी तरह आपके पास पीसीज भी आजकल अफोर्डेबल है, जिसमें इसके जरिए हम इस बेस के जरिए जो लोग जो हैं आपस में इजीली थिंक कर सकते हैं, अपना काम को जारी रख सकते हैं, और इसके अलावा अपने काम में जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मिसाल के तौर पर कुछ सर्च करना ही पड़ जाता है, कुछ डाटा सर्च करना पड़ जाता है, या आप तभी भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो मेरा कहने का मकसद ये था, जो ये हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम को ही क्यों यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट इस पर करती है। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट जो उसके सेटअप्स हैं और डिफरेंट सिटीज में अप्लाई हैं, डिफरेंट सिटीज में काम कर रहे हैं, तो तब 100% डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम अप्लाई होगा। सेकेंड में मैंने आपको बताया कुछ एप्लीकेशन की नेचर ही डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम पर होती है, जैसे इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जितनी भी हैं, आपकी ई कॉमर्स की जितनी भी हैं, ई लर्निंग की जितनी भी केसेस हैं, यहाँ तक कि आपके ऑनलाइन सेशन जितने भी हैं, नेचर की एप्लीकेशन की वेबसाइट्स जो है इंटरनेट बेस्ड हैं सारी। यहाँ तक कि आजकल जो काम है, जो आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं जिसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी इंटरनेट बेस्ड हैं सारे। तो बेस नेचर ही उसकी एप्लीकेशन इंटरनेट के बेस पर है, और डिफरेंट डिफरेंट कह लें कि प्लेसेस पर है। आप यहाँ पर बैठे बाहर के कंट्री के साथ किसी के साथ अपना जो बिजनेस का काम कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये किसके बेस पर है, इस डीसीएस के बेस पर है। लास्ट में मैंने टेक्नोलॉजिकल पुश बताया, उसमें आपको बताया कि इंटरनेट का बताया जो अफोर्डेबल है, आजकल हर एक की पहुंच में है, हर एक यूज कर रहा है इंटरनेट के बगैर। कुछ डाटा भी ऐसा नहीं है जो मैनुअली है। उसके बाद मैंने सेकंड पर बताया पर्सनल कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ पीसीज, आपके कुछ भी हो सकते हैं, तो वो भी अफोर्डेबल है आज के दौर में। उसके जरिए हम अपना काम डिफरेंट प्लेसेस पर एक साथ कर सकते हैं। बात आ गई ना कि डिफरेंट प्लेस पर भी बैठे हों एम्प्लॉयज, आपस में अटैच होकर किसी कम्युनिकेशन चैनल के जरिए अटैच होकर किसी एक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, वही तो डीसीएस है। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये क्लियर है वाई डीसीएस, हम ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी। कुछ डीसीएस के तौर पर मैं इसको स्टैंड फोर्स बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम को। कुछ डीसीएस के तौर पर कुछ अलर्ट्स भी हैं। वो अलर्ट्स क्या है? सबसे पहली अलर्ट्स ये है कि इंफॉर्मेशन का आइलैंड जो है, कि आपके पास अगर किसी किस्म के कुछ, अगर आप किसी भी काम में केयर नहीं करते या उसको मैनेज नहीं करते, उनके रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, तो वहां पर ये सबसे बड़ा लॉस है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम को आपने चूज कर लिया, आपको यही नहीं पता इसके रूल्स और रेगुलेशन कैसे हैं,
यही नहीं पता कि इसकी इंफॉर्मेशन को कैसे आपने मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, उसकी केयर कैसे करनी है। तो आप जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एफिशिएंसी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट वन, अगर आप मैंने ये जो इसमें इस पॉइंट में अगर आप केयर और मैनेज नहीं करते तो क्रिएट प्रॉब्लम होती है। स्टैंडर्ड्स की लैक हो या इंफॉर्मेशन का लाइन हो, जी किसी किस्म का भी आपके पास उसकी लैक हो, तो एक तो ये है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेकंड पर ये है कि वो उसके स्टैंडर्ड्स अगर मुहैया नहीं करते तो वो तभी भी प्रॉब्लम आती है। सेकंड वन पर आपके पास अगर इसकी प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए, वो ये है कि डिजाइन में डिफिकल्टी आए, डिफिकल्टी इन लार्ज एप्लीकेशन डिजाइन। वो कैसे है कि अगर आप प्रॉपर सिस्टम में डिजाइन को इस्तेमाल नहीं करते या उसका इस्तेमाल में कुछ कोई एक पॉइंट छोड़ देते हैं, तो वो भी आपकी इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगा। जैसे मिसाल देता हूँ कि आजकल जो डिफिकल्ट डिजाइन में ऐसे एप्लीकेशंस बन चुकी हैं, ऑनलाइन सिस्टम्स हैं सारे, कि अगर आप बुक टिकट आप बुकिंग करवाने जाते हैं, टिकट की बुकिंग करवाने जाते हैं, चाहे वो बस टिकट है, एयरलाइन टिकट है, या किसी जो आप रेलवे की टिकट है, ऑनलाइन अगर करवाते हैं, आप बुकिंग करवाते हैं, बुकिंग करवाने में आप बुकिंग तो करवा लेते हैं, उनसे रिजर्वेशन करवा लेते हैं, तो इसमें ये डिफिकल्टी भी आ सकती है। आपने रिजर्वेशन करवा ली, रिजर्वेशन करवा ली, तो वहां जाके जब आप उस दिन पर अपने उस डेट पर आप जब अपनी सीट पर असाइन की हुई सीट पर बैठने की कोशिश करें, तो वहां पर वो हो सकता है कि वो टिकट किसी और के नेम पर भी असाइन हो। तो ये डिफिकल्टी है, मैं ये कह रहा हूँ चांसेस हैं इसके। हो सकता है कि वो 0% हो, अभी तक किसी के ऐसा कहे, लेकिन ये केसेस आ सकते हैं एप्लीकेशन बेस पर। ये मैनिपुलेट हो सकता है, हो सकता है कि जिसने रिजर्वेशन की हो उसने कहीं मसला कर दिया, उसने कुछ उसने कुछ डाटा एंटर करने में कुछ उससे मिसप्लेस हो गया हो, तो ये भी रीजन हो सकती है। तो मेरे कहने का मकसद जो अलर्ट्स हैं डिफिकल्टी इन लार्ज एप्लीकेशन डिजाइन में, वो ये है। उसके एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा दिया कि आप जो बेस्ट एग्जांपल जो आजकल सब यूज करते हैं, रिजर्वेशन आपकी बुकिंग करते हैं किसी भी टिकट की, वो किसी फॉर्म में भी हो सकती है। तो उसमें अगर किसी किस्म का मसला आता है तो वो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम की अलर्ट पॉइंट है। सेकंड थर्ड पर कि आपके पास, ये मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि टू चूज द बेस्ट ऑप्शन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी टास्क को सॉल्व करने से पहले जब आप सोचते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो बहुत से सॉल्यूशन आपके पास आ जाते हैं, बहुत सी ऑप्शन अवेलेबल होती हैं कि मैं चूज किसको करूं। तो उस केस में हम चेक करने के बाद अगर अपने काम को एफिशिएंटली अगर करते हैं और करेक्टनेस दिखाते हैं, अपने अवेयरनेस दिखाते हैं, सीरियसनेस रहते हैं उस टास्क को, जो पहला फैसला फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर आप डिसीजन लेते हैं कि आपको टीसीएस यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम यूज करना है, कि आया कि सेंट्रलाइज यूज करना है, या और बेस में इसको यूज मैनुअली किसी काम से कर कर हमने अपना टास्क को कंप्लीट करना है, ये डिसीजन लेना। तो मेरा इस पॉइंट में यही है कि आपने केयरफुल रहना है कि आपने इन सब ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन यूज करनी है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में, कि जो कि बहुत एफिशिएंट हो, एक पॉइंट। सेकंड, मोस्ट कंपेटिबल विद देम, और उस टास्क के लिए कंपेटिबल भी उसका बहुत होना जरूरी है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। अभी तक ये जहां तक मैंने जो आपको पढ़ा दिया है, जितने जितने भी लेक्चर दिए हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड इन जनरल पढ़ाया मैंने। अब मैं जो बात करूंगा वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बेसिकली एक टाइप है, एक फॉर्म है, किसकी? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम की, डीसीएस की, जो मैं पीछे अभी कुछ
देर से आपसे जो बात कर रहा हूँ डीसीएस की, जितने भी उसकी क्लासिफिकेशन, उसके हाउ डीसीएस यूजिंग एंड व्हाट इज़ द अलर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, डीसीएस क्या है, तो वो मैंने आपको ये बताया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो एक बेसिकली जो एक टाइप है किसकी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम की। अब मैं यहाँ से जो भी बात करूँगा, जितनी भी बात करूँगा, वो या तो उसके स्टैंड फॉर आपके ने अपने माइंड में सेट कर लेने। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की अगर बात करूं तो उसका स्टैंड फॉर DDBS, DDBS डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अगर मैं बात करूं DDBMS डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनकी फुल फॉर्म से बता रहा हूं। आगे मैं हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूं, तो आपको इस बारे में नाहो होनी चाहिए कि किस बारे में बात की गई है। सिंपल डीबी आपको सबको पता है, आप डीबी यूज कर डीबी कहते हैं तो वो डेटाबेस होती है। आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम कहते हैं तो DDBS यूज करते हैं। अगर आप DDB यूज करते हैं, हाँ इसकी फॉर्म में DDB भी कह सकते, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसिस भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसिस DDB, ठीक हो गया। और अगर इसको अगर बोलो DDBMS, जो मैं लास्ट बार भी थोड़ी देर पहले बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब नेक्स्ट जितनी भी बात होगी वो इन्हीं पर बेस करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट से, जिसमें आपको बताता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की डेफिनेशन में जो इसकी रीजनेबल डेफिनेशन है वो ये है, अ कलेक्शंस ऑफ लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटाबेसेस। लॉजिकली ये सारी डेटाबेसेस आपस में इंटररिलेटेड हैं, और हाँ ये मल्टीपल लोकेशन पर हो सकता है, ये मल्टीपल लोकेशंस पर फिजिकली स्प्रेड भी हो और होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में, और वो एक कम्युनिकेशन लिंक के जरिए कनेक्ट हों, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अ कलेक्शंस ऑफ, डेफिनेशन को दोबारा रीड करें सारे, कलेक्शंस ऑफ लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटाबेसेस दैट आर स्प्रेड फिजिकली अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। ये मैं बार बार जो पहले आपको डेफिनेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में बताता आ रहा हूँ, तो अभी आकर आपको और क्लियर हो गया होगा। मेरा पहले बताने का मकसद ये था कि जब मैं ये डेफिनेशन कराऊं, आप डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में नाउ हाउ जरूर हो जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत आसान हो गई है अगर आपने वो लास्ट लेक्चर्स केयरफुली से लिए हों। और फिजिकली सारे, मैं यही कह रहा हूँ कि फिजिकली मल्टीपल लोकेशन पर आपस में फैले हुए हों और एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्ट भी हों, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली परफॉर्म करता है जनरल टर्म्स के ऊपर। एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है जनरल टर्म्स के बेस पर, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस परफॉर्म करता है पर्टिकुलर बेस पर। और पर्टिकुलर फेस किसकी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम की। एक डीडीबी डीसीएस की पर्टिकुलर फॉर्म को पर बेस करता है, लेकिन अगर डीसीएस की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम की, तो वो जनरल टर्म पर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ। मिसाल देता हूँ आपको यहीं पे, डिस्ट्रीब्यूटेड आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। अब सब इससे नाउ हाउ आपको है, एक एसक्यूएल डेटाबेस है, उसके वर्जन बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ एसक्यूएल बोलूंगा, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, और एक ओरेकल है, दोनों डेटाबेसेस हैं। आपको अगर वो एक सेम कंप्यूटर पर चल रहे हो, एसक्यूएल और ओरेकल डेटाबेसेस अगर सेम कंप्यूटर पर चल रहे हो, जाहिर सी बात है उनके डेटाबेसेस
डिफरेंट है। डाटा बेसिस एक एसक्यूएल है, एक ओरेकल है, और वो एक सेम कंप्यूटर पर चल रहे हैं और उनकी डेटाबेसेस डिफरेंट है। तो ये पॉसिबल है कि उनको मैनेज एक ही कंप्यूटर पर किया जा सकता है, उनको एक कंप्यूटर पर मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि उसने भी डाटा स्टोर करना है और एसक्यूएल ने भी डाटा स्टोर करना है। ये बेस कर रहा हूं मैं, अगर आपको एक अपने रियल लाइफ की एग्जांपल दे दूं, ये भी रियल लाइफ आपको अपने ही वर्क की बता दूं। जब आईटी डिपार्टमेंट में मेरी जॉब थी, तब एडमिशन के बेस पर जो मैं पीएचडी स्टूडेंट, इंटर और इसके अलावा बैचलर के जो आपके स्टूडेंट्स के जो आपके जो एडमिशन थे, उसको जब टैकल कर रहा था, तो बैक एंड पर ओरेकल भी चल रही थी। ये मैंने एग्जांपल इसलिए ली है। बैक एंड पर एक मेरा सुपरवाइजर जो थे वो ओरेकल पर काम करते थे, उनको ओरेकल आती थी। एक मेरा सुपरवाइजर था, वो एसक्यूएल को यूज करता था और सी शार्प को यूज करता था, और दूसरा पीएचपी और ओरेकल को यूज करते थे। पीएचपी एंड सी शार्प, ये इनमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन डेटाबेसिस की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। ओरेकल और उनमें डाटा स्टोरेज सेम था। जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था सारा, वो एसक्यूएल पे बना हुआ था, डाटा जो स्टोर होता था। जब उसको स्टोर, जब डाटा उस पर राइट करते थे और सर्वर को जब हम स्टोर करते थे ना, वो जो स्टोरेज थी वो ओरेकल पर हो रही थी। काम सारा एसक्यूएल से स्टार्ट होता था, लेकिन स्टोरेज ओरेकल पर होती, तो दोनों का कॉम्बिनेशन साथ चल रहा था। तब देख ले, एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं और वहीं पर दो डेटाबेसेस यूज हो रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दी, ताकि आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की समझ लग जाए, क्योंकि डेटाबेस भी आपने पढ़ी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आप पढ़ चुके हैं। तो अब तीसरी एडवांस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस आ गई है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकती थी, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ हर लिहाज से। मेरे लिए, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी कि नेक्स्ट जो भी क्राइटेरिया जो मैं डिस्कस करूंगा, वो आपको इजीली समझ लग जाएंगे। फिजिकली का जो मैं वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, उसका मतलब ये है, मे बी ऑन डिफरेंट सिटीज, मे बी ऑन डिफरेंट कंट्रीज, मे बी ऑन डिफरेंट बिल्डिंग्स, even may be on same room to using the two computer. In that room may be possible two computer are using, are connecting with each other to perform one task. ये फिजिकली का वर्ड जो यहाँ पर यूज किया गया, उसकी मैंने डिटेल फॉर्म बताई। वो हो सकता है कि डिफरेंट सिटीज पर हो, वो हो सकता है कि वो डिफरेंट कंट्रीज पर हो, वो हो सकता है डिफरेंट बिल्डिंग्स में हो और वो आपस में कनेक्ट हो। इवन मोर, वन रूम में भी हो सकते हैं दो कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हो। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया सबका। नेक्स्ट पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम की थी। अब मैं जो बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 पर पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपका जो डाटा है वो मल्टीपल साइट पर एग्जिस्ट करता है। मुझे इसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं, मैं अभी इसी के बारे में बात करके हटा हूँ। फिजिकली मे बी ऑन डिफरेंट सिटी, मे बी ऑन डिफरेंट कंट्रीज, मे बी ऑन डिफरेंट बिल्डिंग्स। तो बेसिकली साइट का मतलब जो है ना, वो बेसिकली डिफरेंट कंप्यूटर्स को कहना हो। मैं जो बात कर रहा हूँ डिफरेंट साइट्स की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल साइट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसको समझें डिफरेंट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी डिटेल मैं बोली जा रहा हूँ, आपने जब इसको सुनेंगे तो आप इस पर डिटेल फॉर्म लिख लीजिएगा।
distributed management at each site independently, IND independently, कि जो डाटा का मैनेजमेंट है, डाटा को मैनेज करना और कंट्रोल करना, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में आता है। आजाद दाना किसी भी साइट को मैनेज करना, उसमें क्या क्या आ सकता है, सब इससे मुत्फिक है। इसमें आ सकता है डाटा को कंट्रोल और मैनेज करने में इंसर्ट आ सकता है, कोई चीज आप इंसर्ट कर डाटा में ऐड करना चाहें, अल्टर कर सकते हैं, तब्दील करना चाहें, रिमूव कर सकते हैं, मींस डिलीट करना चाहें कोई डाटा, और इसके अलावा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सब डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में आता है कि डाटा मैनेजमेंट भी हो और यूजेज भी हो, विल बी डूइंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक किसके करा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के करवा रहा हूँ। सेकंड लास्ट ऑप्शन है लोकल रिक्वायरमेंट। लोकल रिक्वायरमेंट में आप ये कह सकते हैं कि डाटा जो मैनेज हो रहा है हर साइट पर या इंडिविजुअली डाटा मैनेज हो रहा है, वो आपस में लोकल साइट्स उनको मैं उस साइट को लोकल साइट कह सकता हूँ। वो सारी साइट्स एज ए परफॉर्म कर रही होती हैं लोकल रिक्वायरमेंट्स के तौर पर। लास्ट पर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो लोकल साइट इंडिविजुअली अपना काम कर रही हैं, डाटा को मैनेज कर रही हैं, मेंटेन कर रही है, वो तमाम लोकल साइट किसी पर्टिकुलर टास्क को एक टीम के तौर पर कोलैबोरेट भी कर रही होती है, ग्लोबली सब आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं। तो ग्लोबली पर्सपेक्टिव से मैंने जो बात की है इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि जो तमाम पीछे पीछे वाले लोकल रिक्वायरमेंट के साथ अटैच है, कि जो डिफरेंट साइट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट सिटीज, कंट्रीज एंड बिल्डिंग सेम मे बी ऑन सेम बिल्डिंग बट यूजिंग डिफरेंट साइट्स, का मतलब मैंने जो बोला वो कंप्यूटर्स हैं। अब वो कंप्यूटर सारे लोकल बेस पर काम कर, लोकल साइट के तौर पर यानी कि लोकल रिक्वायरमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, डाटा को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और वो लोकल साइट्स तमाम किसी पर्टिकुलर टास्क पर काम कर रही है। लोकल साइट का मतलब वो तमाम कंप्यूटर्स, वो साइट्स, वो कंप्यूटर्स आपस में किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रही है एज ए टीम कोलैबोरेशन। जो टीम कोलैबोरेशन का वर्ड बोल रहा हूँ वो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। लोकल रिक्वायरमेंट को टीम कोलैबोरेशन से कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना ग्लोबल पर्सपेक्टिव कहलाता है। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट आपको मैं मेन कैरेक्टरिस्टिक यहीं पर एंड हो गई है। नेक्स्ट आपको जो बताऊंगा, जो 3 टाइप्स ऑफ एक्सेसिव पॉइंट, यहाँ से हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।